चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेटा आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है। हॉस्टल 2 में कल मिसलेनियस एक्सरसाइज किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6-7 क्वेश्चन कल किए थे। लेकिन आज पूरा बिगिनिंग से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। और मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन में चांस भी दूंगा, आप खुद करोगे, मैं पॉज करूंगा वीडियो, और आप करने के बाद में वीडियो रिज्यूम करके फिर मैं करूंगा। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन बोला कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आप सबको याद आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे थे। जब 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको सिखाया था, वहां पर भी एग्जाम्पल में आपको एक सवाल, ये सवाल डिक्टो यही सवाल हम करवा दिए थे, तो याद आ जाना चाहिए। फिर भी दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो पहले तो आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करने के बाद देखना होगा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया, है ना। क्लियर हो ना। तो अच्छा, यस सर। ये डिटरमिनेंट को आपको अगर कैलकुलेट करना हो, आप जरा सोचो, ये डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए अननेसेसरीली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करे क्या, फालतू में कुछ बोला है क्या कि यूज प्रॉपर्टी, कि मतलब बिना एक्सपेंशन करके, तो ऐसा कुछ दिया है क्या आपको? खाली बोला है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आपका काम है डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट रो के अलम पर एक्सपांड करके करते हो, बड़ा आराम से हो जाएगा। तो बेटा एक्सपांड करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। देखो, टाइम अप, टाइम अप। अच्छा, हाँ, तो चलो करते हैं। ओके। हाँ, तो बेटा देखो, फर्स्ट रो के अलम पर बड़े आराम से हम एक्सपांड अभी कर लेंगे, है ना। अच्छा, तो बेटा आप सबको याद होगा, फर्स्ट रो के अलम पर जब एक्सपांड करोगे, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस होगी, तो आपको याद रह जाना चाहिए। इसके ऊपर क्यों प्लस दे रहे हैं? क्योंकि इसका रो नंबर कॉलम नंबर मिला के क्या होता है बेटा, इवन होता है ना, इवन होता है। रो नंबर कॉलम नंबर मिलाने से अगर इवन होता है तो एलिमेंट के ऊपर प्लस, और ऑड होता है तो एलिमेंट के ऊपर माइनस। और दूसरा बात, आप इसके ऊपर प्लस है, आपको पता चल गया क्योंकि रो नंबर कॉलम नंबर मिला के इवन हो रहा है, इसके ऊपर प्लस दे दिए। अभी इन दोनों के ऊपर आपको सोचना नहीं है, अल्टरनेटली, है ना, इधर प्लस दिए तो अल्टरनेटली माइनस प्लस दे के जाना है। उसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम के अलग पर आप एक्सपांड करते, इधर प्लस दिए हो, तो अल्टरनेटली इधर माइनस और इधर हमें प्लस देना होता है ना, अल्टरनेटली। अच्छा, तो बेटे देखो, ये प्लस एक्स इंटू उसका रो कॉलम अगर डिलीट करे, तो -x² -1, है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, -x² -1। अच्छा, फिर बेटा देखो, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा का अगर रो कॉलम डिलीट करे बेटे, तो -x sin थीटा -cos थीटा, है कि नहीं, -x sin थीटा -cos थीटा। और फिर बेटा प्लस कॉस थीटा इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, क्या होगा, -sin थीटा माइनस -x cos थीटा, मतलब -sin थीटा +x cos थीटा हो जाएगा, है ना, -sin थीटा +x cos थीटा। हाँ, तो बेटे ब्रैकेट खोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, -x³ -x, अच्छा, -sin थीटा इंटू -x sin थीटा, मतलब क्या हो जाएगा बेटे, +x sin² थीटा, है ना। -sin थीटा इंटू -cos थीटा क्या हो जाएगा, +sin थीटा इंटू cos थीटा। अच्छा, +cos थीटा इंटू -sin थीटा कितना हो जाएगा बेटा, -sin थीटा इंटू cos थीटा, है ना। +cos थीटा इंटू +x cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, +x कॉस स्क्वायर थीटा। cos²। अब देखो बेटा, बड़े प्यार से ये दोनों कट जाएंगे, है ना, sin थीटा cos थीटा -sin थीटा cos थीटा कट गए। सर, अच्छा, अब ये क्या है बेटे, -x³। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर हो जाएगा 1। हाँ, ये बेटा -x³ -x, अच्छा बेटे, माइनस एक्स। ये जो है ना, x साइन सर स्क्वायर थीटा, हाँ बोलो। सर वहाँ पे एक्स एक्स कॉस स्क्वायर थीटा होगा सर, एक्स लिख दिया। x cos² थीटा कहाँ पर बेटे, सर वो जो लास्ट में। x cos² थीटा कैसे हुआ? सर नहीं सर, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एक्स लिख दिया आप। ओह, सॉरी 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 सॉरी, यस। हाँ,
थीटा का जगह में एक्स रख लेंगे। अच्छा ठीक। तो बेटे माइनस एक्स, अच्छा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इन दोनों में से अगर आप एक्स कॉमन ले जाओगे तो रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो मतलब प्लस एक्स हो गया है ना, एक्स कॉमन लेने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक्स इंटू वन एक्स, और ये एक्स माइनस एक्स कट गया, कितना बचा बेटा माइनस एक्स क्यूब। तो बेटे ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकला वो आया माइनस एक्स क्यूब। क्या आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई थीटा टर्म नजर आ रहा है? नो नो। राइट, नो सर। इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हालांकि डिटर्मिनेंट में थीटा है, लेकिन डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकल के आता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है, उसमें सिर्फ एक्स है ना। तो हो गया बेटा, पहला सवाल का आंसर हो गया बेटा। हेलो। अच्छा, दूसरे सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये सवाल बहुत आसान सा सवाल है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। बोला है कि विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, यहाँ पर बोल दिया है कि बिना एक्सपैंड करके करना है ना, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, आपको बिना एक्सपेंशन के दिखाना है, ठीक है। अच्छा बेटे एलएचएस वाला डिटर्मिनेंट क्या है बेटे? ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी में लिखा हूं। और आरएचएस वाला डिटर्मिनेंट क्या है जरा देखो बेटे, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है ना। अच्छा, अगर बेटे दोनों एलएचएस आरएचएस को ऑब्जर्व करो, उनमें अभी अभी तक अंतर क्या नजर आ रहा है? अंतर क्या नजर आ रहा है कि बेटे पहले तो एक चीज है कि इसमें एक कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसमें भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन इसमें एक कॉलम ए बी सी है जो कि इसमें नहीं है, उसके जगह इसमें ए क्यू बी क्यू सी क्यू है। अच्छा, इसमें एक कॉलम है बी सी सी ए बी, जहां पर इसका एक कॉलम है 1 1 1 है ना। तो ये अंतर नजर आ रहा है, बस बस एक ही कॉलम जो कि सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी ये दोनों कॉलम में अंतर आ रहा है ना, अंतर आ रहा है। तो जरा देखो, कोशिश करो आपका जो एलएचएस वाला डिटर्मिनेंट, पहले तो जरा कोशिश करो, दिमाग लगाओ, क्या इसका कोई एक कॉलम को हम 1 1 1 कर सकते हैं? 1 1 1 एटलीस्ट आरएचएस आरएचएस तक तो आ जाए, क्या कोई एक कॉलम को हम 1 1 1 कर सकते हैं? तो फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम को नो। बेटे जरा थर्ड सोचो, कॉलम। थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। जरा बेटे सोचो, आपका ये जो इसमें देखो लिखा है बीसी है ना, ये लिखा है सीए, ये लिखा है एबी। अच्छा बेटे बीसी में कौन सा चीज चीज मिसिंग है बताओ? ए मिसिंग है ना, ए होता तो ए एबीसी होता। मिसिंग। इधर बेटे बी मिसिंग है ना, बी एबीसी हो जाता। इधर बेटे सी मिसिंग है, सबको दिख रहा है क्या मिसिंग क्या है, दिख रहा है? हाँ, तो यस। बेटे मेरे दिमाग में एक बत्ती जला, क्या बत्ती जला ना, मैं अगर बेटा रो 1 में ए मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर एबीसी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ये ए क्यूब ये एबीसी हो जाएगा। रो 2 में अगर बी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बी स्क्वायर ये बी क्यूब और ये एबीसी हो जाएगा। रो 3 में अगर मैं सी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सी स्क्वायर ये सी क्यूब और ये एबीसी हो जाएगा। और जाहिर सी बात है बेटे, एक रो में आप एक नंबर, एक रो या फिर एक कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट के बाहर उसको डिवाइड भी करना होता है। तो आपने रो 1 में ए, रो 2 में बी, रो 3 में सी मल्टीप्लाई किए हो तो बाहर 1/ABC भी करना होगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा देखो, इधर आ जाएगा एबीसी, इधर भी आ जाएगा एबीसी, इधर भी आ जाएगा एबीसी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम पूरा कॉलम 3 में से एबीसी कॉमन ले सकते हैं, और अगर कॉलम 3 से एबीसी कॉमन ले गए तो इधर क्या रहेगा बेटे 1 1 1, जो कि आपका आरएचएस वाले डिटर्मिनेंट में एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 है। अच्छा बेटे, पहला रो में ए मल्टीप्लाई करने से, दूसरा रो में बी मल्टीप्लाई करने से, तीसरा रो में सी मल्टीप्लाई करने से और एक भी फायदा हो गया धड़ाधड़। कैसे बेटे? ये एलिमेंट ए स्क्वायर और ये एलिमेंट ए क्यूब हो जाता है, ये एलिमेंट बी स्क्वायर ये एलिमेंट बी क्यूब हो जाता है, ये एलिमेंट सी स्क्वायर ये एलिमेंट सी क्यूब हो जाता है। तो आपको देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नाम का एक कॉलम भी मिल जाएगा इधर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कॉलम है वो इधर मिल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है मेरा बात? तो वही करते हैं, रो 1 बिकम्स ए इंटू रो 1, अरे समझ रहे हो, रो 2 बिकम्स बी इंटू रो 2 एंड रो 3 बिकम्स सी इंटू रो 3। क्लियर और नॉट? हेलो। अच्छा, तो बेटे
एक ही स्टेप में हम ऐसे कर रहे हैं। और बेटे पहला रो में ए मल्टीप्लाई करे तो बाहर ए डिवाइड भी करना पड़ेगा, दूसरा रो में बी मल्टीप्लाई करे तो बाहर बी डिवाइड करना पड़ेगा, सी मल्टीप्लाई करे तो बाहर सी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं बाहर एबीसी 1/ABC डायरेक्ट लिख लेता हूँ। फिर लिखते हैं बेटे, पहला रो में ए मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ए स्क्वायर ए क्यूब्ड ए बी सी। दूसरा में बी मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटे बी स्क्वायर बी क्यूब्ड ए बी सी। तीसरा में सी मल्टीप्लाई करने से क्या होगा सी स्क्वायर सी क्यूब्ड ए बी सी। हाँ तो बेटे देखो आपका ये जो थर्ड कॉलम है उसमें से अभी आप एबीसी कॉमन ले सकते हैं ना बेटे, टेकिंग एबीसी कॉमन आउट ऑफ द थर्ड कॉलम। हाँ तो लेने से क्या रहेगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, और ये दोनों कट गए। हाँ तो एटलीस्ट आरएचएस के जो तीनों कॉलम है वो तो मिल गए, लेकिन अभी भी देयर इज ए प्रॉब्लम। क्योंकि बेटा अगर आरएचएस में आप देखो तो 1 1 1 वाला कॉलम का पोजीशन फर्स्ट कॉलम है, जबकि आपका यहाँ पर 1 1 1 वाला कॉलम थर्ड कॉलम है। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड कॉलम है, आपका फर्स्ट कॉलम है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू थर्ड कॉलम है, आपका सेकेंड कॉलम है। तो इसका मतलब अब आपको खाली कॉलम्स को इंटरचेंज करना होगा, है ना। जैसे मतलब ये जो तीनों कॉलम है, ये तीनों कॉलम को खाली इधर उधर करके इनको ठीक से कर देना होगा। तो पहला कॉलम में 1 1 रहना चाहिए, दूसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीसरे में ए क्यूब बी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं बेटा, कॉलम इंटरचेंज, है ना। ओके, एक प्रॉपर्टी था बेटा, अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है तो प्रॉपर्टी क्या बोलता था कि मानो मेरे पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी एफ जी एच आई, और मैं ये डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो, मानो रो 1 रो 2 या फिर रो 1 रो 3 या फिर रो 2 रो 3 या फिर रो 2 रो, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, मानो रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 को अगर इंटरचेंज करूं तो मेरा डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। मतलब मेरा अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है तो ऐसा करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू -5 आएगा। अगर मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू -5 है तो कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देने के बाद उसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो लेकिन हमें अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखना है और कोई दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो बेटे हर इंटरचेंज के लिए एक -1 डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो रो 1 को रो 3 को इंटरचेंज कर देने से क्या हो जाएगा बेटे, जी एच आई ऊपर चला जाएगा, जी एच आई, और डी एफ बीच में है और ए बी सी नीचे आ जाएगा। अच्छा बेटे देखो, जब आप ये ऑपरेशन कर दिए, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर डेल्टा है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस डेल्टा आ जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू सेम रखना है, हमें वैल्यू को सेम रखना है। तो बेटे एक ऐसा इंटरचेंज किया ना, आगे एक माइनस आया मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटे माइनस माइनस से प्लस डेल्टा हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो, वैल्यू सेम रहेगा, क्लियर और नॉट, ठीक है। यस हाँ तो कहने का बात ये है, अगर ऐसा एक इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक बार माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेटे ऐसे दो दो इंटरचेंज करेंगे तो 2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटरचेंज करेंगे तो 3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटरचेंज करेंगे तो 1000 बार -1 मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा बात समझ रही हो, हर दो रो या फिर दो कॉलम के इंटरचेंज के लिए एक -1 मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि वैल्यू सेम रहे। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है मेरा बात। ओके, यस सर नो बोलो। यस सर यस सर। वेरी गुड। यस सर। अच्छा तो एक चीज नोटिस करते हैं, आपको बेटे 1 1 इधर रहना चाहिए ना, इधर 1 1 रहना चाहिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीच में रहना चाहिए, है ना, ये बीच में रहना चाहिए, और ये क्यू बी क्यू सी क्यू लास्ट को आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब दो कॉलम इंटरचेंज करने से हो जाएगा, ठीक है। अब बेटे तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई। हाँ दो कॉलम इंटरचेंज करने से हो जाएगा। और बस आप यहाँ पर कोई मतलब दो तरीके से हो सकता है। पहला एक कॉलम इंटरचेंज आप ऐसे कर लो, जरा दिमाग में सोचो। रो अब हाँ कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को जरा इंटरचेंज दिमाग में करो, पहले करो। क्या होगा कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देने से, कॉलम 1 हो जाएगा 1 1 1,
ए क्यू बी क्यू सी क्यू और ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। अच्छा, क्या मैंने किया, कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज किया, है ना, दिमाग में कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो बेटा, आपका एटलीस्ट पहला कॉलम में 1 1 चाहिए था और वो आपका मिल गया, है ना, 1 1 1 इधर आ गया, है ना। अब बेटा इन दोनों को भी इंटरचेंज करो, कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज करो, करने से स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा और ए क्यू बी क्यू सी क्यू इधर आ जाएगा। तो आपका हो गया, आपका अचीव, आप जो चाह रहे थे वो टारगेट आपका फुलफिल हो गया। क्लियर और नो? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. और एक क्या कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑल्सो इन दिस वे। आप और क्या कर सकते हो, देखो बेटे, हम और एक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बेटे पहले कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के बीच में इंटरचेंज कर देते हैं ना। मतलब आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और जो कॉलम 3 में जो 1 1 1 है वो कॉलम 2 अभी हो जाएगा 1 1 1 और ये क्यू बी क्यू सी क्यू, है ना। तो ऐसा करने से आपका जो लास्ट कॉलम ए क्यू बी क्यू सी क्यू आपको मिल गया। अच्छा, अब आप और एक ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, है ना, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो 1 1 इधर आ जाएगा, स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर इधर आ जाएगा। मतलब पता चल रहा है कि कोई भी तरीके से दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ओके, तो बेटे वही करते हैं, मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 बिकम्स, कॉलम 1 इंटरचेंजेस कॉलम 1 कॉलम 3 के, कॉलम 1 कॉलम आप कॉलम 1 एंड कॉलम 3 के बीच में मैं इंटरचेंज यहाँ पर कर रहा हूँ। करने से बेटे इधर 1 1 आ जाएगा और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे बेटे, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के बीच में इंटरचेंज कर देंगे, है ना। तो साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशन कर देने से हमारा डिटर्मिनेंट का, अरे समझ रहे हो, आरएचएस वाला डिटर्मिनेंट में मिल जाता है। तो बेटे कितने ऐसे ऑपरेशन आप किए हो, दो ऑपरेशन किए, है ना, दो ऑपरेशन किए, मतलब बाहर क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटे, -1 का स्क्वायर, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे और बेटे इंटरचेंज करो, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, है ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो मिल गया आपको 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मिल गया आपको बेटे आरएचएस। ठीक है। अच्छा, आगे चले, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, हाँ, कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज कर सकते हो, क्लियर और नॉट, उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, बहुत इजी सवाल है। उसने बोला है कि इवैल्यूएट दिस, अब देखो कुछ बोला है कि इवैल्यूएट यूजिंग प्रॉपर्टी, इवैल्यूएट विदाउट एक्सपैंडिंग, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला, खाली बोला इवैल्यूएट। तो लीगली आप शुरुआत से ही एक्सपैंड कर सकते हो। अब बात आता है, अगर शुरुआत से सारी चीजें एक्सपैंड करके किया जा सकता है तो कभी कभी खाली इवैल्यूएट देने पर हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल क्यों करते हैं, खाली इवैल्यूएट भी देता है लेकिन हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं शुरुआत से एक्सपैंड ना करके, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंपल बना सके, कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट को सिंपल दिखा सके। लेकिन ये डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है, आप इसको घर में ट्राई करो, फर्स्ट रो के अलम पर एक्सपैंड करके इसका आंसर निकालो। मेरा बात समझ में आ रहा है, या फिर मैं इसको करूँ यहाँ पर, आप करोगे खुद से, सर खुद से कर लेंगे। खुद से कर लोगे एवरीबॉडी, हाँ, Yes, यस sir. सर। Yes, हाँ, sir. कॉस अल्फा कॉस बीटा इनटू Yes. उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, यू माइनस यू, है ना, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इनटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, यू माइनस यू, है ना, प्लस माइनस साइन अल्फा मतलब माइनस साइन अल्फा हो जाएगा ना, माइनस साइन अल्फा इनटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, यू माइनस यू, और फिर आप लगाओ ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉपर्टी लगेगी उधर, ताकि आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आज आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और आगे चल के ऐसे बहुत सारे 5-6 और क्वेश्चन आप देखोगे जो कि एक ही प्रोसेस में होंगे, और वो प्रोसेस में आपको भली बात ही समझाया हूँ, प्रॉपर्टी लगा के जो एक्सरसाइज था उसको करते वक्त। देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा बात है कि कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो के सारे एलिमेंट सेम दिया होगा, सारे एलिमेंट सेम दिया होगा, या फिर नंबर दिए होंगे, नंबर वाले भी आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट 1 1 1 है,
और ये एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स एक्स प्लस वाई। तो ऐसा सिचुएशन में हम हमेशा हमेशा ये तीनों वन में से ये दो वन को जीरो बनाते हैं ना, इजी होता है। आप चाहो तो ये दोनों वन को भी जीरो बना सकते हो, ये दोनों वन को भी जीरो बना सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा हैबिट है हमेशा मैं इन दोनों वन को जीरो बनाता हूँ, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, हैबिट एक बनाना अच्छा होता है ताकि आप हमेशा वैसे ही करो। क्लियर है ना? हाँ, तो बेटे ये दोनों वन को, ये वन को जीरो बनाने के लिए मैं रो 2 से रो 1 माइनस करूंगा, और ये वन को जीरो बनाने से मैं रो 3 से रो 1 माइनस करूंगा। रो 2 रो 3 दोनों में से रो 1 को मैं माइनस करूंगा। क्लियर और नॉट? अच्छा, तो बेटे पहले Yes, करते sir. हैं रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1। अच्छा बेटे देखो, मैं जैसे कि आपको बताया था, आप बहुत सारे बुक्स में ऐसे देखोगे कि रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 भी क्या होगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 क्या होगा बहुत सारे बुक्स में, एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आगे चल के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग आइडिया दिमाग में आपका आ सकता है। इस वजह से एनसीईआरटी ने शुरुआत से ही आपको मना कर दिया है कि ऐसा अवॉइड करो करना। अगर कर भी दिए हो नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट, मैं आपको समझाया भी था क्यों करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बट अवॉइड करो ऐसा करना। क्योंकि बेटा देखो, अवॉइड करो, एनसीईआरटी में लिखा है नोट में कि बेटा अगर कोई ऐसे दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो जो रो या फिर जो कॉलम अफेक्टेड हो रहा है उसको दोबारा इस्तेमाल ना करो। ये वाला ऑपरेशन में बेटे आपका रो 2 अफेक्टेड हो रहा है, रो 2 इज अफेक्टेड, मतलब रो 2 बिकमिंग रो 2 चेंज हो रहा है। तो बेटा रो 3 को बदलने के लिए मैं रो 2 नहीं बल्कि रो 1 का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि रो 2 अफेक्टेड हो रहा है, तो जो रो अफेक्टेड हो रहा है उसको इस्तेमाल ना करो। क्लियर है ना? तो दोनों को मैं रो 1 के मदद से ही चेंज कर रहा हूँ। तो चलो करते हैं धड़ाधड़। हाँ, तो बेटा पहला रो 1 एक्स वाई, दूसरा रो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा वाई, वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा जीरो। Zero. रो 3 से रो 1 माइनस करो, 1 से 1 गया जीरो, एक्स से एक्स जाएगा जीरो, एक्स प्लस वाई से वाई जाएगा कितना बेटे एक्स। अरे सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes. अब Yes, देखो sir. बेटे, हाँ, अब देखो बेटे बड़े प्यार से देखो, मैंने बताया था कि जो डिटर्मिनेंट है उसका डायगोनल का नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, जैसे कि यहाँ पर है, या फिर ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो, या फिर नीचे ऊपर दोनों वाले सारे एलिमेंट जीरो। डायगोनल का नीचे वाले सारे ऑल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल के ऊपर वाले ऑल एलिमेंट जीरो, या फिर डायगोनल के ऊपर नीचे वाले ऑल एलिमेंट जीरो, जिनको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। उनके केस में डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल। तो यहाँ पर डायगोनल के नीचे वाले तीनों जीरो हैं, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बेटे 1 इंटू वाई इंटू एक्स, है ना, 1 इंटू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बेटे एक्स वाई। गॉट इट? डन? ओके। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि इवैल्यूएट दिस, इवैल्यूएट दिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि इवैल्यूएट यूजिंग प्रॉपर्टी? क्या आपको बोला है कि इवैल्यूएट विदाउट एक्सपांडिंग? कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, खाली इवैल्यूएट। इसका मतलब लीगली आप फर्स्ट कोई भी रो के या फिर कोई भी कॉलम के एलम पर एक्सपेंड करके भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, यू शैल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। बट अगर ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करके गए हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसको डायरेक्ट करने से बेहतर है प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। नहीं तो ये भी करेक्ट है, आप कर सकते हो कि प्लस माइनस प्लस एक्स इंटू दिस माइनस दिस माइनस वाई इंटू दिस माइनस दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से जल्दी होगा। देखो कैसे होगा, अब जरा सोचो, ये तीनों को जरा ऐड करो, क्या होता है? So 2x plus y. 2x प्लस 2y, है ना? इन तीनों को ऐड करो, वही 2x प्लस 2y। इन तीनों को ऐड करो, वही 2x प्लस 2y। अच्छा आप इन तीनों को ऐड करो, वही 2x प्लस 2y।
इन तीनों का ऐड करो वही 2x प्लस 2y, इन तीनों का ऐड करो वही 2x प्लस 2y। अच्छा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर हमेशा से बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, दो तरह से इसको अप्रोच कर सकता हूँ। आइदर मैं बनाऊंगा रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, और मैं बनाऊंगा कॉलम वन बिकम्स कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो बेटे तो रो वन के तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और तीनों एलिमेंट क्या होंगे 2x प्लस 2y। अगर ऐसा करते हो तो बेटा कॉलम वन के तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे 2x प्लस 2y। और मैं बोला था अगर कोई एक रो या फिर कोई भी कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम है तो बड़े प्यार से उनमें से दो एलिमेंट को जीरो बनाते हैं ना, और फिर एक्सपांड कर देते हैं उसी के अलंग पर। तो यहाँ पर मैं कोई एक में करेंगे ना, दो में तो नहीं करेंगे, कोई एक में करेंगे। तो बेटा ये वाला ऑपरेशन में करने वाला हूँ। तो रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। तो बेटा पहला रो क्या हो जाएगा जरा बताओ जल्दी जल्दी। 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, मेरे y और x So प्लस, y x plus y x फिर x प्लस y, x एंड y है ना। x y. अच्छा, तो बेटा पहला रो से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x प्लस 2y है ना, 2x प्लस 2y। अच्छा, कॉमन लेने के बाद एक सेकेंड भेज दें। हाँ सॉरी, ओके यस। हाँ तो बेटे कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा, ये तो ऊपर 1 1 1 y x प्लस वाई x प्लस वाई एक्स वाई। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम रैंडमली डिसीजन ले रहे हैं कि तरीके से ले रहे हैं? हर क्वेश्चन में तरीके से ले रहे हैं, बताओ आप। क्या रैंडम डिसीजन ले रहे हैं? क्या मैंने रैंडमली सोचा, मुझे सपना आया कि मैं तीनों रो को ऐड करूंगा, ऐसा रैंडमली सोचा है क्या? नहीं, एक एक तरीका है ना बेटे। कोई भी एक रो या फिर कोई भी कॉलम को सारे एलिमेंट को मैं सेम अगर बना सकता हूँ तो मैं हमेशा करूंगा। क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ध्यान रखो। अच्छा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप भी आपका बेटा पक्का है, मैं हमेशा ही स्टेप करते आ रहा हूँ। बेटा पहला रो का तीनों एलिमेंट वन वन वन, इनमें से ये दोनों वन को जीरो बनाओ। हालांकि लीगली आप कोई भी दो वन को जीरो बना सकते हो, लेकिन मैं ये दोनों वन को जीरो बनाता हूँ। और ये दोनों वन को जीरो बनाने के लिए हमेशा याद रखो क्या करते हैं बेटे हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से, कॉलम टू बिकम्स कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री बिकम्स कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। अच्छा, तो करो अभी क्या होगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 2y 1 y x प्लस y। Y x plus y. हाँ, तो कॉलम टू से कॉलम वन माइनस करो, वन से वन गया जीरो, 0 एक्स प्लस वाई क्या आ x जाएगा एक्स एक्स प्लस वाई जाएगा minus y. माइनस वाई। कॉलम थ्री से कॉलम वन माइनस करो बेटा, वन से वन 0 गया जीरो, एक्स माइनस वाई x minus y माइनस। minus x. वेरी गुड। अब हो गया, काम हो गया। अभी डायरेक्ट एक्सपांड करो फर्स्ट रो के अलंग पर। क्लियर और नॉट? फर्स्ट रो के अलंग पर डायरेक्ट एक्सपांड करो, इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू बेटा प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस Minus x square. ये तो जीरो जीरो है, छोड़ दो उनको। तो दिस इंटू बेटा वन इंटू वन का रो कॉलम डिलीट करने से दिस माइनस दिस, तो वन इंटू लिखने का कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। एक्स इंटू माइनस एक्स कितना होगा बेटा, माइनस एक्स Yes, स्क्वायर। sir. फिर माइनस Plus xy. माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है ना, मतलब प्लस प्लस वाई आप लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एवरीबॉडी गॉट इट? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो बेटे माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, काम खत्म। तो इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 2x प्लस 2y इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है ना। बस आगे आप कर लोगे। इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ऐसे ही छोड़ सकते हो, थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है ना। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। अच्छा, इसको ना और भी बेटे सिंपल बना सकते हैं, इसको और भी सिंपल बना सकते हैं। कैसे देखो बेटे, Yes, sir. और भी सिंपल बना सकते हैं। आप जरा सोचो कि ये दोनों में से आप टू कॉमन ले लो है ना, टू कॉमन ले लो, कॉमन लेने से क्या हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई। अच्छा,
ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर है ना बेटे, इन तीनों में से -1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? -1 कॉमन ले लो, है ना, मतलब -2 में बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या रहेगा बेटे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अरे समझ रहे हो मेरा बात? यस सर। अच्छा, इज इक्वल टू -2। बेटे ये किसका फॉर्मूला है, जरा सोचो। सो एक्स क्यूब सर प्लस सर वाई ए एक्स माइनस क्यूब बी का होल प्लस वाई स्क्वायर। क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना बेटे, एक्स क्यूब प्लस प्लस वाई क्यूब का वाई फॉर्मूला। क्यूब। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई, ठीक है। आगे चले। अच्छा, आपको पूरा प्रोसेस कॉलम कॉलम 1, पूरा प्रोसेस कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके भी कर सकते थे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। हाँ, यहाँ पर बोल दिया है कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप बिगिनिंग से बेटा एक्सपांड करके करते हो तो आपको फुल मार्क नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल आपको करना ही होगा। अगर ना बोला होता और आपके पास कोई मतलब आपको दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, शून्य हो गया दिमाग, तो एक्सपांड करके कर लेते, लेकिन डायरेक्ट, लेकिन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए बोला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किए थे कि कोशिश कर रहे थे कि कोई एक रो या फिर कोई कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम कर पा रहे हैं कि हाँ कर पा रहे हैं, करके कॉमन ले लिए थे, 1 1 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 11 को भी जरा ऑब्जर्व करो और बोलो, क्या आप कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम कर पा रहे हो क्या? और उसके लिए बेटे आप RHS यस का एक सर, फैक्टर भी आप देख सकते हो। यस सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यस, कलम 3 कर सकते हैं। यस, आप जरा देखो बेटा, आपका कलम 3 प्लस कलम 1। कॉलम 3 प्लस कॉलम हो या फिर कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, आपका मर्जी। देखो बेटे, आपका जो RHS है उसमें फैक्टर आप देख रहे हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और आप तुरंत देख लो बेटे, आप अगर कॉलम 3 में कॉलम 1 लाके ऐड कर देते हो तो कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो वही करता हूँ बेटे, LHS में क्या करते हैं बेटा, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, है ना। तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अरे समझ रहे हो? अच्छा बेटा, अगर अगर ये एलिमेंट बीटा प्लस गामा ना हो के बीटा इंटू गामा देता और ये गामा इंटू अल्फा देता और ये अल्फा इंटू बीटा देता, तो बेटा कैसे अप्रोच करते, एक सवाल कर रहे थे वहां पर, रो 1 में अल्फा मल्टीप्लाई करते, रो 2 में बीटा मल्टीप्लाई करते, रो 3 में गामा मल्टीप्लाई करते और बाहर डिवाइड भी करते। अच्छा, कॉलम 3 के तीनों में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेता हूँ ना, क्या रहेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। बस, ऑलमोस्ट कहानी खत्म, है ना। जो आपका टारगेट था अचीव कर लिए। अब बेटे तीनों 1 में से 2 1 को 0 बनाना है ना, तो कौन से 2 1 को मैं हमेशा 0 बनाता हूँ, नीचे वाले 2 1 को, क्लियर और नॉट। तो उसके लिए बेटा कॉलम, सॉरी, रो 2 दोनों बिकम, में से कॉलम रो 1 को माइनस कर देंगे। हाँ, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1, रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1। तो ऐसे करने से आपका बाहर तो एक फैक्टर तो ऑलरेडी मिल चुका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, ये अल्फा अल्फा स्क्वायर 1। अच्छा, रो 2 से रो 1 माइनस करिए, क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, है ना। रो 3 से रो 1 माइनस करो, गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और 1 से 1 गया 0। अच्छा, अभी डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करते, थोड़ा इंतजार करो बेटे। रो 2 में से आप एक फैक्टर कॉमन ले सकते हो, रो 3 में से भी एक फैक्टर कॉमन ले सकते हो। रो 2 में से आप बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हो, रो 3 में से आप गामा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो ये लेते हैं,
रो 2 में से अब क्या कॉमन लो बेटा, बीटा माइनस अल्फा, और रो 3 में से क्या कॉमन ले जाओ बेटा, गामा माइनस अल्फा, है ना। लेने के बाद बेटा ऊपर अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1। अच्छा बेटे ये रो 2 में से हम बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले रहे हैं, तो इधर क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना। अच्छा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को फैक्टराइज करें तो बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, उसमें से बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले तो बचेगा क्या उधर बेटे, बीटा प्लस अल्फा, है ना। और जीरो से जीरो के अलावा कुछ भी कॉमन ले जाओ क्या रहेगा, जीरो, बिकॉज जीरो डिवाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर जीरो, बस जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड होता है। लेकिन आपका ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो मतलब ये जो बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लेंगे नॉट ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। जब कॉमन ले रहे हो तो जीरो से जब कॉमन लोगे तो वही जीरो का जीरो ही रखो, क्लियर है ना। हाँ तो गामा माइनस अल्फा कॉमन ले जाओ, इधर आएगा 1, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो, गामा माइनस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा, तो उसमें से गामा माइनस अल्फा गया तो गामा प्लस अल्फा रहेगा, और इधर जीरो से कॉमन लोगे तो जीरो रहेगा, है ना। अरे गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया। अब आप क्या कर लो बेटे, अब आप थर्ड कॉलम के अलम पर एक्सपांड कर लो, थर्ड कॉलम में 2 जीरो हैं, थर्ड कॉलम के अलम पर एक्सपांड करना आपको इजी होगा। अच्छा अब आपका दिल बोल रहा होगा कि मैं रो 2 माइनस रो 3 कर दूं और ये मतलब ये 1 जीरो हो जाएगा, बट ये दोनों मान में से किसी को जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी अभी ऑलरेडी सिंपल हो चुका है। हाँ तो करते हैं, तो जगह नहीं है, ऊपर करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर करते हैं। तो बाहर क्या फैक्टर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा इंटू बेटे इसको अभी एक्सपांड करते हैं अलॉन्ग थर्ड कॉलम, है ना, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3। तो बेटे क्या होगा, 1 के ऊपर क्या रहता है बेटा, प्लस रहेगा इधर, है ना, इधर प्लस रहेगा, है ना, प्लस माइनस प्लस, अरे समझे हो ना, क्योंकि रो कॉलम मिलाने से इसका इवन हो रहा है। तो बेटा प्लस 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, तो 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिस माइनस दिस लिखता हूँ, मतलब गामा प्लस अल्फा माइनस ऑफ माइनस बीटा प्लस अल्फा, है ना, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो बेटा माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट, अल्फा माइनस अल्फा कट गया, रहेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस इंटू गामा माइनस बीटा, है ना। लेकिन बेटा आपका आरएचएस में साइक्लिक ऑर्डर में दिया है, मतलब अल्फा माइनस बीटा है जबकि आपका बीटा माइनस अल्फा है, उसका बीटा माइनस गामा है जबकि आपका गामा माइनस बीटा है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो कोई नहीं बेटे, आप अगर बीटा माइनस अल्फा में Minus से one. -1 कॉमन ले लो तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, गामा माइनस बीटा में से -1 कॉमन ले लो तो ये बीटा माइनस गामा हो जाएगा, और दोनों जो -1 कॉमन ले तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा, सिंपली हमें खाली इनको उल्टा देना है, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा और इसको बीटा माइनस गामा, आ गया आरएचएस। एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा अच्छा कितनों के पास एनसीईआरटी है, बुक है? यस सर। अच्छा मुझे जरा देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में इधर Yes, sir. प्लस, क्वेश्चन नंबर 12 में इधर प्लस 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 दिया था कि खाली दिया था ऐसे, सर प्लस 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 Plus, प्लस 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 Plus. वेरी गुड, प्लस 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 होगा, है ना। अच्छा हाँ, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, एंड ऑब्वियसली बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ही इसको करना है। अच्छा ये सवाल करने से पहले हम जरा इस सवाल को गौर करके देखते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। हाँ ये सवाल करने से पहले थोड़ा इसको गौर करके देखो, और आपको मतलब 100% समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवाल में हमेशा यही किया जाता है। क्योंकि देखो इसका जो थर्ड कॉलम को देखो बेटे, थर्ड कॉलम का हर एक एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ,
और बेटा ये दोनों 1 1 1 है, ये पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू। तो बेटा हमें एक प्रॉपर्टी पता है, हम ये डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, एक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू, है ना। दो डिटर्मिनेंट में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर और नॉट सॉम में। तो वही यहाँ पर करने वाले हैं, मेरा बात समझ रहे हो LHS। तो बेटा इसको मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर क्या होता है बेटा 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर पी एक्स क्यूब्ड पी वाई क्यूब्ड पी जेड क्यूब्ड, है ना, ऐसा लिखा है। अच्छा फिर RHS देखो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड जेड माइनस, ये करना। अच्छा अब ये दोनों जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल करके करना ही है। अच्छा लेकिन जरा तुरंत उत्तर, मतलब आपका दिल बोलेगा कि मैं तुरंत क्या कर दूं इसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी लगाऊं मैं, ये दोनों वन में दोनों वन को जीरो बना दूं और इसको भी कुछ ऐसा करके कर लूं। लेकिन थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, और दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, दोनों डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करो, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस में 1 1 1, और इसमें पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू। अब मेरे दिमाग में बात आता है, क्या मैं किसी भी तरह से जो सेकेंड डिटर्मिनेंट को पहला डिटर्मिनेंट के तरीके दिखा सकता हूँ, मतलब जैसे पहला डिटर्मिनेंट है सिमिलरली उसको ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? चलो कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको डेल्टा 1 बोलता हूँ और इसको डेल्टा 2 बोलता हूँ ना, दोनों डिटर्मिनेंट का सॉम हमें निकालना है। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसका नाम है डेल्टा 1 दे रहा हूँ और इसका नाम है डेल्टा 2 दे रहा हूँ। अच्छा तो बेटे ये जो डेल्टा 2 वाला डिटर्मिनेंट उसको जरा देखते हैं, वो क्या है ना, एक्स वाई जेड फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, है ना। अच्छा मैं अभी कोशिश करूंगा क्या ये जो सेकेंड डिटर्मिनेंट को पहले डिटर्मिनेंट की तरह दिखा सकता हूं क्या, कोशिश करता हूं। अच्छा जरा सोचो, आप ये जो डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम से आप पी 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 कॉमन ले सकते हो, है ना, थर्ड कॉलम में से पी कॉमन ले सकते हो, क्लियर है ना। हाँ अच्छा यस फर्स्ट रो में से बेटा आप x कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट रो में से x कॉमन ले सकते हो, इधर से x इधर से x इधर से x कॉमन ले सकते हो। सेकंड रो में से y कॉमन ले सकते हो, थर्ड रो में से z कॉमन ले सकते हो, है ना। अच्छा तो बेटे मैं क्या करता हूँ, पहला रो में से x, दूसरा रो में से y, तीसरा रो में से z और तीसरा कॉलम में से p कॉमन ले जाते, तो बाहर पूरा कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, पी एक्स वाई जेड, है ना, पी एक्स वाई जेड। अच्छा क्या रहेगा, पहला रो में से x कॉमन ले लियो तो इधर रहेगा 1, एक्स स्क्वायर का जगह इधर रहेगा x, और इधर बेटा p कॉमन जा चुका है और x भी एक चला गया है तो इधर क्या रहेगा बेटा एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा इधर से बेटा y गया है तो 1, वाई स्क्वायर से y गया तो y, इधर से p भी चला गया है और एक y क्यूब से एक y चला गया है तो y स्क्वायर, इधर 1 z, और इधर p चला गया एक z चला गया, कितना रहेगा z स्क्वायर। देखो देखो आपका जो पहला डिटर्मिनेंट है वो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 है, 1 1 1 थर्ड कॉलम में है, जबकि आपका फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, बाकी उसका एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम है, आपका एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम है, डेल्टा 1 का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकेंड कॉलम है, आपका ये थर्ड कॉलम है। तो इसका मतलब दो बार कॉलम अदल बदल कर देने से हमारा डेल्टा 1 की तरह दिखने लगेगा, क्लियर और नॉट। अच्छा तो बेटा जरा सोचो, हेलो एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन। यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ओके Yes, sir. ओके। अच्छा बेटा जरा सोचो, आप अगर ये दोनों को पहले इंटरचेंज करते हो ना, ये दोनों को पहले इंटरचेंज करते हो तो एक्स वाई जेड इधर चला आएगा और 1 1 1 इधर चला आएगा ना, इधर हो जाएगा एक्स वाई जेड और इधर आ जाएगा 1 1 1, मतलब पहला कॉलम में आपका एक्स वाई जेड आ गया है ना। अच्छा तो इधर आपका अभी 1 1 1 है और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो,
तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर चले आएंगे और ये 1 1 जो इधर आए हैं वो उधर चले आएंगे, कॉलम 3 को चले आएंगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो? और एक तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं Yes, क्या sir. कर रहा हूँ, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के बीच में इंटरचेंज कर रहा हूँ, फिर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के बीच में इंटरचेंज कर रहा हूँ। हाँ, आप क्या कर सकते हो बेटे, पहले मेरे बात समझ रहे हो, आप इन दोनों के बीच में इंटरचेंज कर सकते हो, फिर इन दोनों के बीच में इंटरचेंज कर सकते हो, अप टू यू। अच्छा, तो ऐसा करने से अच्छा कितने बार इंटरचेंज किए, ऐसा ऐसा ऑपरेशन कितने बार किए? 2 बार किए, है ना। तो 2 बार कॉलम इंटरचेंज मतलब अगर हर बार 2 कॉलम या फिर 2 रो का इंटरचेंज के लिए -1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 बार किए तो कितने -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड इंटू -1 का स्क्वायर इंटू, जगह नहीं है और इधर इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो पी एक्स वाई जेड इंटू -1 का स्क्वायर, और ये बार डिटर्मिनेंट आपका ऐसा हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर 1 1 1, और बेटा -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1 होता है। तो ये हो गया खाली पी एक्स वाई जेड इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट है ना, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अच्छा, देखो आप जरा खुश हो जाओ क्योंकि आपका आरएचएस में भी एक पी एक्स वाई जेड है ना, चाहिए होगा आगे चल के। तो आपको जो वैल्यू चाहिए, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, मानो इसको नाम मैं डेल्टा देता हूँ ना, मानो इसका नाम डेल्टा देता हूँ, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू, तो आपका बेटे डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना। अच्छा, तो बेटे ये जो आई क्या है बेटे? पी एक्स वाई जेड इंटू ये जो डिटर्मिनेंट निकल के आया है यही तो डेल्टा 1 है ना, यही तो डेल्टा 1 है। अरे समझ रहे हो ना, यही तो डेल्टा 1 है, अरे ये तो डेल्टा 1 है। तो पी एक्स वाई जेड इंटू व्हाट? डेल्टा 1। क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो फाइनली आपका डिटर्मिनेंट क्या Yes, निकल के आता है बेटे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 2 क्या सॉल्व किया हम ना, पी एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1। अच्छा, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे? डेल्टा 1 कॉमन ले सकते हैं ना, डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो देखो आपका एक फैक्टर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एटलीस्ट मिल गया है ना, खाली बस आपको डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है ना, खाली डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है, करने के बाद काम खत्म। अभी डेल्टा 1 कैलकुलेट करना बहुत इजी, सबको समझ में आ रहा है? चलो डेल्टा 1 कैलकुलेट करते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ। चलो डेल्टा 1 कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा 1 क्या है बेटा? एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, है ना, 1 1 यही तो है ना डेल्टा 1, देख लो, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर स्क्वायर। हाँ, अच्छा, पूरा मतलब आराम बहुत इजीली हो जाएगा ना बेटे। एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 है, तो इनमें से ये दोनों 1 को 0 बनाओ। बनाने के लिए क्या करोगे? हमेशा तो वही करते आ रहे हैं, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1, है ना। हाँ, तो बताओ क्या होगा? एक्स एक्स स्क्वायर 1, रो 2 से रो 1 माइनस करने से वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0, रो 3 से रो 1 माइनस करने से जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0। हाँ, उसके बाद आप खुद से कर सकते हो। हाँ, सेकंड रो से आप एक्स वाई माइनस एक्स कॉमन ले जाओगे, है ना बेटे। सेकंड रो में से क्या कॉमन ले जाओगे? वाई माइनस एक्स, और थर्ड रो में से क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? जेड माइनस एक्स, है ना। क्या रह जाएगा इधर? एक्स एक्स स्क्वायर 1, इधर इधर वाई माइनस एक्स लाओगे तो 1 रहेगा, इधर वाई प्लस एक्स हो जाएगा, इधर 0। जेड माइनस एक्स कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से जेड माइनस एक्स कॉमन जाएगा तो क्या रहेगा बेटे? जेड प्लस एक्स, और ये 0। अब आप क्या करो बेटा? फर्स्ट कॉलम सॉरी कॉलम 3 के अलंग पर एक्सपांड कर दो, है ना। एक्सपांड करके आपको डेल्टा 1 मिल जाएगा, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई। चलो कर भी देते हैं। कॉलम 3 के अलंग पर एक्सपांड करो, इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स
बेटा कॉलम 3 के अलग पर अगर एक्सपांड करे तो प्लस माइनस प्लस है ना, तो 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिस माइनस दिस, मतलब जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। तो बेटा एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या बचा, वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। लेकिन बेटा ये साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए, और साइक्लिक ऑर्डर में रखने के लिए आप ये जेड माइनस एक्स, ये जो वाई माइनस एक्स लिखा है, इसमें से एक -1 अगर कॉमन ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये जो जेड माइनस वाई से अगर एक -1 कॉमन ले जाए तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो कुछ मतलब डायरेक्ट चेंज कर लो, एक्स माइनस वाई इंटू ये हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू ये बेटा जेड माइनस एक्स है ना। ये क्या आया, किसका वैल्यू है, डेल्टा 1 का वैल्यू है। अच्छा आपका डेल्टा, आपका डिटर्मिनेंट क्या था बेटे, आपका जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला था वो क्या था बेटे, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1, यही तो आया था ना। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1 क्या निकल के आया बताओ, ये निकल के आया ना, एक्स माइनस वाई इंटू वाई X minus Y. माइनस। हो गया बेटे, मेरे पास समझ में आ रहा है। Yes. ओके Yes, sir. अच्छा ये सवाल आप असाइनमेंट में करोगे, पहले ये सवाल पहले करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। और ये सवाल भी आप ऐसे ही सवाल आप स्कूल में करके आए हो। अच्छा बेटे मुझे जरा बताओ, बुक देख के क्या दिया था बेटे, ये प्लस माइनस क्या दिया था, थोड़ा बीच में प्लस माइनस कट गया है, थोड़ा बताओ। पहला इक्वेशन क्या था, 2/x So plus is equal to प्लस plus प्लस इज इक्वल टू, अच्छा उसके बाद वाला माइनस प्लस इज इक्वल टू, हाँ उसके बाद प्लस माइनस इज इक्वल टू, तो चेक कर लो सही है तो, हेलो yes sir. Yes sir. हाँ Yes sir. हाँ अच्छा Yes. ओके। तो जो ये जो सवाल दिया है बेटे, बोला है कि सॉल्व करो, इसमें बेटे जरा लिटरल कोफिशिएंट्स को देखो बेटे। आप बोलोगे सर अगर आप हमें 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4 देते हैं, 4x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 1 देते हैं, 6x प्लस 9y माइनस 20z इज इक्वल टू 2 देते हैं, तो बड़े प्यार से कर देते। तो आप सर ये 1/x 1/y जोड़ दिए क्यों, तो सर कोई वो भी 1/x 1/y हो जाएगा। तो आप 1/, तो जैसे आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे आप 1/x 1/y 1/z का वैल्यू भी निकालोगे, उसमें क्या। अरे अगर 1 XY Z का जगह राम हरि गोपाल भी देगा तो आप राम हरि गोपाल का ही वैल्यू निकालोगे। तो XY Z का जगह इधर 1/x 1/y 1/z दे रखा है, तो उनका वैल्यू निकालोगे। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/x का वैल्यू पता चल गया तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, 1/y का वैल्यू से y का वैल्यू पता चल जाएगा, 1/z से z का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं बेटा, हमें ऐसा कैसे अप्रोच करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं ना। तो लेट ये जो 1/x है ना बेटा, उसको थोड़ी देर के लिए मैं y u बोलता हूँ, 1/y को थोड़ी देर के लिए v बोलता हूँ, एंड 1/z को थोड़ी देर के लिए w बोलता हूँ, क्लियर है ना। तो बेटा आपका जो सिस्टम दे Yes. रखा है वो सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, अभी 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4। दूसरा सिस्टम क्या होगा बेटा, दूसरा इक्वेशन क्या होगा बेटे, 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1। तीसरा इक्वेशन क्या होगा, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 1। अरे समझ रहे हो, ओके ठीक है। तो 2 3 Yes, 10 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus यस 4 1 1 4 1 2 ना इज इक्वल टू लास्ट वाला 2, ये सर के बोलो, ये लास्ट 2 है ना, ये 4 1 2 हाँ। तो बेटा अब इसको सॉल्व कर लोगे, पहले तो इसको मैट्रिक्स इक्वेशन लिखो, व्हाट इज इसका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 कोफिशिएंट मैट्रिक्स इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स का क्या होगा बेटा, यूवीडब्ल्यू है ना, यूवीडब्ल्यू। अच्छा आप अगर इसको
वन बाई एक्स को u, वन बाई वाई को v, वन बाई जेड को w ना लिख के अगर ऐसे भी डायरेक्ट लिखते तो आपका जो वेरिएबल मैट्रिक्स में इधर u, v, w ना लिख के हम क्या लिखते, वन बाई एक्स, वन बाई वाई, वन बाई जेड। बराबर समझ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर और नॉट। Yes, sir. इज इक्वल टू क्या है बेटे, 412, 412। फिर तो आपको तो फिर उसका ड्रिल पता है ना। आपको क्या करना होगा बेटे, आपका जो ये जो है मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। फिर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा ना, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करके। तो कोई पहले ए से ए इनवर्स निकालना होगा, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और करने के बाद आपका u v w का वैल्यू पता चल जाएगा। और u का वैल्यू पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, x का वैल्यू पता चल जाएगा, b का वैल्यू पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, z का वैल्यू सॉरी v का वैल्यू पता चल गया, उसका रेसिप्रोकल ले लो, y का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर और नॉट। अच्छा, Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 18 जो हम पढ़ेंगे वो एक फॉर्मूला की तरह भी आप याद रखोगे एंट्रेंस के लिए और 1 मार्क का सवाल के लिए बोर्ड में, ठीक है। सवाल पहले एक सेकंड, हाँ ओके ठीक है, यस। तो बेटा मैं क्या बोल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या रखा है बेटा, एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, तीनों नॉन जीरो रियल नंबर है, और ये आपको एक 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है ना, चेक कर लो डायगोनल मैट्रिक्स, और बोला है कि इसका इनवर्स क्या होगा, है ना, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये चारों ऑप्शन में से इसका इनवर्स कौन सा है। तो इसका इनवर्स बहुत इजी है, इनमें से बहुत इजी है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका इनवर्स बहुत इजी है याद रखना, और ये फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल होगा। तो हम चलो डिराइव करते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं, फिर बोलेंगे ऐसे मैं मुंह में बोल दूंगा तो कोई फायदा नहीं। चलो निकालते हैं, क्लियर है ना, बहुत जल्दी इसका भी निकलेगा। अच्छा, पहले तो ये मैट्रिक्स आपको क्या दिया है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स x 0 0 0 y 0 0 0 z। अरे समझ लो मेरे बात। अच्छा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने, हाँ मैट्रिक्स का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 by determinant of A into adjoint of A। इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहले तो हमें ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या कोई रो या फिर कोई कॉलम के पर एक्सपांड करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स वाई जेड, डायरेक्ट है ना। बेटे डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 या फिर नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 या फिर ऊपर नीचे दोनों वाले सारे एलिमेंट 0, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी मेन डायगोनल एलिमेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, एक्स वाई जेड। और उसने भी आपको दे रखा है कि एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों नॉन जीरो नंबर है। अगर तीनों नॉन जीरो नंबर है तो तीनों का प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं होगा, है ना। एक्स वाई जेड तीनों नॉन जीरो है, तीनों का प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है बेटे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए हमें उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या निकालना होता है, कोफैक्टर्स निकालना होता है सारे एलिमेंट का। तो पहले बेटे इसका कोफैक्टर, इसका पोजीशन क्या है बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो C11 C12 C13 निकालना होगा, C21 C22 C23 निकालना होगा, C31 C32 C33 कोफैक्टर्स निकालना होगा। अच्छा C11 बेटा कोफैक्टर माइनर के साथ इक्वल होगा, है ना, रो नंबर कॉलम नंबर मिलाने से इवन हो रहा है ना, देख लो 1 + 1 2, तो कोफैक्टर माइनर इक्वल हो जाएंगे M11। अच्छा तो x का माइनर चलो निकालते हैं ना, x का माइनर M11 मतलब x का माइनर, x का रो कॉलम डिलीट करो बेटे, जो छोटा सा डिटरमिनेंट मिलता है yz - 0, है ना, yz - yz, है ना बेटे, yz। अच्छा C12 क्या होगा बेटा, नेगेटिव M12, माइनर का नेगेटिव आ जाएगा, तो रो नंबर कॉलम से क्या हो रहा है बेटा, ऑड हो रहा है। अच्छा हाँ जी
बेटा माइनर निकालते हैं किसका बेटा, जीरो का माइनर निकालते हैं, जीरो का रो कॉलम डिलीट कर दो बेटे, यू माइनस यू है ना बेटा, जीरो माइनस जीरो आ जाएगा ना, देख लो जीरो। C13 क्या होगा बेटे इसका, C13 इक्वल टू M13 आ जाएगा, माइनर का सब बराबर आ जाएगा क्योंकि रो कॉलम इवन हो रहा है मिलके, डिलीट करो बेटे, यू माइनस यू, ये भी जीरो है ना। C21 क्या होगा बेटे, माइनस Yes, sir. M21 होगा ना, माइनस M21, रो कॉलम मिला से ऑड हो रहा है। हाँ तो जीरो का रो Zero. कॉलम डिलीट करो, 0. जीरो है ना। C22 M22 के साथ बराबर होगा, दो नंबर कॉलम से इवन हो रहा है। हाँ तो y का रो कॉलम डिलीट करो बेटे, XZ. xz माइनस जीरो मतलब xz है ना, xz। अच्छा C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका रो कॉलम Zero. डिलीट करो, u माइनस जीरो है ना। अच्छा C23 क्या होगा, माइनस M23 होगा और जीरो। अच्छा C31 3 प्लस 1 क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, तो M31 के साथ बराबर होगा 0. जीरो है ना, रो कॉलम डिलीट करो, u माइनस जीरो। C32 माइनस M32 के साथ इक्वल होगा क्योंकि रो कॉलम में से ऑड हो रहा है, उसका भी रो कॉलम डिलीट करो बेटे, u माइनस जीरो है ना। C33 क्या होगा बेटा, माइनस सॉरी प्लस M33 हो जाएगा क्योंकि बेटा रो कॉलम मिलाने से इवन हो रहा है ना, प्लस M33। XY. हाँ तो z का डिलीट करो, xy है ना, xy वेरी गुड। XY. अच्छा तो बेटे पहले तो a का हम क्या लिख लेते हैं बेटे, a का एडजॉइंट लिख लेते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ a। तो बेटे a का एडजॉइंट निकालने के लिए मैं बताया था ट्रिक क्या है बेटे, कि फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम के अलंग पर लिखो, सेकंड रो के जो कोफैक्टर उनको सेकंड कॉलम के अलंग पर लिखो, और थर्ड रो के जो कोफैक्टर उनको थर्ड कॉलम के अलंग पर लिखो है ना। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है बेटा बताओ, YZ 0 0 है ना, तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, मतलब YZ 0 0 है ना। दूसरे रो के जो कोफैक्टर 0 XZ 0 उसको दूसरे कॉलम बना के लिखो, 0 XZ 0। तीसरे रो के जो कोफैक्टर उसको तीसरे कॉलम में लिखो, 0 0 XY है ना, 0 0 XY। अच्छा ए का इनवर्स क्या होगा बेटे ना, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना। अच्छा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटे, XYZ आया है ना, डिटर्मिनेंट चेक कर लो, डिटर्मिनेंट आपका XYZ आया है ना, देखो XYZ आया है। अच्छा इंटू XY. ये मैट्रिक्स YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। तो बड़े सिंपल सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना, ये 1 बाई XYZ को अंदर लेके इसमें सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेटा 1 बाई XYZ को YZ से मल्टीप्लाई करने से इधर क्या होगा, 1/x बच जाएगा। 1 Sir, बाई x मतलब x टू दी पावर माइनस वन है ना, x टू दी पावर माइनस वन इधर रहेगा। अच्छा जीरो से मल्टीप्लाई करने से जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो, सर जीरो तो जीरो रहेगा ना। XZ से इसको मल्टीप्लाई करने से इधर क्या रहेगा, XZ इंटू 1 बाई XYZ कितना होगा, y to the power -1. y टू दी हाँ y टू दी पावर माइनस वन आ जाएगा। इधर क्या होगा बेटे, z टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा है ना। -1. अब तो हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटे, पहला ऑप्शन। अरे समझ रहे हो, हाँ Yes, sir. बहुत इजी है, फॉर्मूला है। ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स दे Yes. रखा है, इसका इनवर्स बहुत इजीली निकल जाएगा। आपको याद रखना है बेटे, x का पावर -1, y का पावर -1, z का पावर -1। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए अगर आपको मैं एक डायरेक्ट सवाल दे दूं, क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछूं कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सपोज बोलता हूँ 3 0 5 सॉरी 3 0 0 0 4 0 0 0 2, और मैं बोलता हूँ फाइंड इट्स इनवर्स, तो सीधा आप क्या तो बोलोगे सब जो डायगोनल एलिमेंट है उसका तो पावर -1 हो जाएगा। So हाँ 1 by 3 0 0 0 1 by 4 0. हाँ एवरीबॉडी गेट इट, अरे एवरीबॉडी गेट इट, Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो बेटा आज इतना ही करते हैं, या फिर और एक क्वेश्चन खाली कर दे, और एक क्वेश्चन अगर कर दे आप चाहते हो तो और एक क्वेश्चन बस कर देंगे तो क्या क्या प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर छोड़ दूंगा।
और बाकी कल एक दिन और देते हैं बाकी क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर है ना? ये बस लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, Yes. बोला है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बोला है कि दिस इज इक्वल टू 0 एंड ये भी बोल दिया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। अच्छा, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या रखे बेटा? x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले जो लेफ्ट में जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसको तो पहले निकालना होगा ना, उसका वैल्यू क्या है वो तो निकालना होगा ना। दैट इज इक्वल टू 0 फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले इसका वैल्यू निकालना होगा, इसको इवैल्यूएट करना होगा। अच्छा, इसको इवैल्यूएट करने के लिए वही मैं जो बताया रहा हूँ, क्या आप कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करो, क्या आप किसी का row 1 is row 1 plus row 3. या फिर कॉलम 1 इज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर सकते हो। ऐसा करने से बेटे आपका जो मतलब आप कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम बना सकते हो क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पर बना सकते हैं। उसके लिए बेटे Yes, आप sir. ये वाला ऑपरेशन करो, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो बेटे बताओ, रो 1 के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 3x प्लस है ना? क्या हो जाएगा? 3x प्लस है। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस है। अच्छा, इधर रहेगा x प्लस है x x x x प्लस है ना, इज इक्वल टू 0। बेटा इम्प्लाइज इक्वेशन है ना, इम्प्लाइज। अच्छा बेटे क्या करेंगे उसके नेक्स्ट स्टेप आपको तो पता ही है। पहला रो से 3x प्लस है कॉमन ले जाएंगे, है ना? लेने से बाद क्या रहेगा बेटा अंदर? 1 1 1 x x प्लस है x x x x प्लस है ना, दिस इज इक्वल टू 0। भाई दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 हो रहा होगा या तो ये 0 हो रहा होगा। क्लियर है ना? दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, है ना? दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन। अरे समझ रहे हो? इसका मतलब 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 1 1 1 x x प्लस ए x x x x प्लस है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, 3x प्लस ए 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 3, है ना? क्योंकि देखो बेटे a को उस साइड में ले जाओ माइनस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए बाई। अच्छा, और ये चीज कब 0 होगा? चलो देखते हैं। तो एक सोल्यूशन तो मिल गया है ना, इसको बोला था ना सॉल्व दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा एक सोल्यूशन तो मिल गया। x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 3, मतलब इस डिटर्मिनेंट में x की जगह माइनस ए बाई 3 पुट कर दो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 गारंटीड हो जाएगा। लेकिन दूसरा सोल्यूशन इसे ही मिल सकता है, तो इसको भी चलो करते हैं ना। तो ये भी 0 हो सकता है, क्योंकि अगर ये भी 0 हो गया तो भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसको करते हैं। अच्छा, और देख यहाँ पर कैसे लिखें पहले दिखा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, है ना? ये सॉल्व हो गया। अभी और इसको करते हैं, है ना? तो और 1 1 1 बताओ x x प्लस है x और नीचे क्या है? x x x प्लस x x x प्लस दिस इज इक्वल टू 0, है ना? और दिस इज इक्वल टू 0। सही है? तो बस, तो बेटे इसका मतलब इसको ये डिटर्मिनेंट को पहले इवैल्यूएट करना होगा, फिर इवैल्यूएट करके 0 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकालना होगा। तो बेटे देखो, पहला रो के तीनों एलिमेंट 1 है, तो उनमें से 2 1 को 0 बनाओ, ये दोनों 1 को 0 बनाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा तो वही करते आ रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 x x बेटा 1 से 1 जाएगा 0, x प्लस ए से x जाएगा कितना रहेगा? a रहेगा, x से x जाएगा 0, है ना? अच्छा, कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करो, 1 से 1 गया 0, x से x जाएगा 0, x प्लस ए से x जाएगा कितना होगा बेटे? a आ जाएगा। क्लियर है ना? दिस इज इक्वल टू 0।
अरे मेरे बात समझ रहे हो, इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, मेरा बात समझ रहे हो, इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा बेटे ये जो डिटर्मिनेंट है ना बेटे, ये जो डिटर्मिनेंट है उसका जरा बेटा डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट को जरा ऑब्जर्व करो, सबके सब जीरो है, देख रहे हो सबके सब जीरो है। तो इधर हम डायरेक्ट बोल देंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कर देंगे बेटे, डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है बेटे, ए का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 होता है तो नंबर खुद 0 है, 0 का स्क्वायर ही बस 0 होता है। लेकिन जरा क्वेश्चन को देखो बेटे, क्वेश्चन में बोला था कि a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल, है ना, दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब a इक्वल टू 0 होना असंभव है। और a इज इक्वल टू 0 होना असंभव है मतलब ये कभी 0 नहीं होगा, है ना बेटे, दिस इज नेवर इक्वल टू 0, मतलब ये फॉल्स है, ये कभी भी 0 नहीं है, क्लियर है ना। क्योंकि इसको 0 होने के लिए a को 0 होना पड़ेगा, और क्वेश्चन में दे रखा है a इज नॉन 0, इसका मतलब ये तो 0 नहीं है ना, ये तो गलत बात है। तो फिर सही बात क्या है बेटे, बस यही चीज है ना। तो एक सॉल्यूशन बस मिला, और क्या मिला, x इज इक्वल टू -a/3। अरे समझ में आ रहा है ना, therefore x is equal to Yes, sir. -a/3। ओके।